नमस्कार दोस्तों, आइए हम बात करेंगे आज एक नए मुद्दे के ऊपर, एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है साइक्लोन रेमल यानी चक्रवात रेमल, जो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ। बंगाल की खाड़ी हमारे हिंद महासागर में स्थित है और इसे खाड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि खाड़ी उस बड़े जल के भाग को कहा जाता है जबकि जो कि तीनों तरफ से, मतलब मैं समझाने के लिए आपको बताऊं कि जल का वह भाग जो तीनों तरफ से भूमि से घिरा हुआ होता है और उसका एक भाग किसी बड़े जलधारा या किसी बड़े जल के भाग में खुला हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति जहां भी बनती है, ऐसी वाटर बॉडी या वाटर बॉडी कह सकते हैं, मतलब ऐसी जल की स्थिति जहां बनती है जहां तीनों तरफ से वो जल किसी भूमि द्वारा बंधा हुआ होता है और उसका एक भाग जो किसी बड़े जल के भाग में खुला हुआ होता है, ऐसी जगह को बोलते हैं हम खाड़ी। तो बंगाली खाड़ी हमारे हिंद महासागर में ही स्थित है। चलिए, साइक्लोन रेमल की हम बात कर रहे थे क्योंकि हाल ही में साइक्लोन रेमल हमारे हिंद महासागर में विकसित हुआ। साइक्लोन रेमल को लेकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के सरकार ने काफी ज्यादा कह सकते हैं कि एक निश्चिंतता जाहिर की है, क्योंकि यह जब भी साइक्लोन आता है उससे कई सारे मानव और प्राकृतिक, या हम कह सकते हैं कि कई सारे संसाधनों का हमारा नुकसान होता है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं कि क्या इसके पॉजिटिव, क्या इसके निगेटिव और क्या इससे सरकारों ने क्या क्या स्टेप लिया है, इसको समझते हैं एक एक करके कि साइक्लोन आने से पहले, साइक्लोन जाने के बाद किस तरह की तैयारियां होती हैं। एक एक विशेष पहलू पे समझेंगे ताकि जब भी कि कोई आपसे इस टॉपिक पे बात करे या फिर जब भी कोई आपको इस तरह से बातों के पूछने की कोशिश करे तो आपके पास एक अच्छा डाटा होना चाहिए उसको अपनी बात को समझाने के लिए। तो मैं विकी कुमार सोनकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत और बांग्लादेश की सरकारों ने एक एडवाइजरी जारी की है साइक्लोन रेमल को लेकर, यानी भारत में पश्चिम बंगाल, कोलकाता, हावड़ा, नादिया, झारग्राम और पूर्वी मेदिनीपुर जिले में अलर्ट जारी किया गया है। चलिए, रेमल चक्रवात की रफ्तार अराउंड 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ और भारी क्षति की आशंका है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी जा चुकी है और मछुआरों को 27 मई तक समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की गई थी। आइए समझते हैं कि भारत के और कौन से राज्य हैं जहां पे साइक्लोन रेमल ने अपना प्रभाव दिखाया है, जिनमें से उड़ीसा के भी 4 तटीय जिले में चेतावनी जारी की गई है जहां भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। चक्रवात के कारण भी तैयारियां और ज्यादा सक्रिय की जाती हैं ताकि आपात स्थिति से निपटा जा सके। तो ये हमने साइक्लोन चक्रवात के बारे में एक छोटा सा आपको बताया कि साइक्लोन चक्रवात कहाँ आया, कैसे आया, किस तरह से आया और उसके भारत के हिंद महासागर में होने वाले कौन कौन से राज्य में क्या क्या एडवाइजरी जारी की गई है। चलिए समझते हैं साइक्लोन रेमल के बारे में कि इसका नाम किसने दिया। तो साइक्लोन रेमल का नाम ओमान देश द्वारा दिया गया है। उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले चक्रवात का नामकरण की प्रक्रिया विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है या फिर इसके अंतर्गत ही आता है। इनमें से इस क्षेत्र के 8 देश जैसे कि भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव और ओमान शामिल हैं। इन देशों ने
पहले से ही चक्रवातों के नाम की सूची तैयार की होती है, जिनमें से बारी बारी से नाम चुने जाते हैं। जैसे मैंने सभी देशों से, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सभी देशों से कहता है कि जब भी भारत इंडियन ओशियन में अगर चक्रवात आएगी तो आप लोग अपनी नाम की एक सूची दे दीजिए। तो जैसे अभी ओमान का नाम को सेलेक्ट किया गया है, ऐसे ही क्या होगा कि जब दूसरे देशों की भी बारी आएगी तो उनके नामों की भी गणना की जाएगी। तो चलिए हम और भी डिटेल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम इसे और डिटेल से समझते हैं। अब हम मुख्य धारा की तरफ जोड़ते हैं कि उसके मेन कारण समझते हैं। तो समझते हैं चक्रवात के कारण क्या होते हैं, आखिर चक्रवात आते क्यों हैं। आइए, चक्रवात के कई कारण होते हैं जो मुख्यतः निम्नलिखित होते हैं। कुछ हम यहाँ पे बातों का जिक्र करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइन को जिक्र करेंगे जिसकी वजह से चक्रवात आते हैं। पहला क्या है, समुद्र की सतह का तापमान। जब भी समुद्र का सतह का तापमान इंक्रीज होता है, चक्रवात आने की संभावना हो जाती है। जैसे चक्रवात उत्पन्न होने के लिए समुद्र की सतह का तापमान कम से कम 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यह तापमान समुद्री जल वाष्पीकरण को बढ़ाता है, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो चक्रवात को मजबूत करती है। दूसरे कारण और क्या हो सकते हैं, नमी और संवहन। जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च नमी और संवहन यानी कि गर्म हवा की ऊपर की ओर उठना अचानक से चक्रवात का निर्माण में सहायक होते हैं। संवहन प्रक्रिया में गर्म और नम हवा ऊपर उठती है और ठंडी होकर सघन हो जाती है, जिससे बादलों और बारिश का निर्माण होता है। अगली प्रक्रिया क्या है, कम वायुदाब। यानी समुद्र के ऊपर निम्न वायुदाब के क्षेत्र चक्रवात के गठन में सहयोग करते हैं, जबकि उच्च दाब की हवा निम्न दाब की हवा की ओर बढ़ती है, जो माफ कीजिएगा, तो वह हवा को एक घुमावदार पैटर्न में बदल देती है जो चक्रवात को जन्म देता है। अगला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोरियोलिस बल यानी कोरियोलिस फोर्स। अब ये माफ कीजिएगा, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है यानी कोरियोलिस बल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझिए। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल चक्रवात को घुमाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बल भूमध्य रेखा से दूर स्थानों पर अधिक प्रभावी होता है और इसलिए चक्रवात भूमध्य रेखा के करीब नीचे ही बनते हैं। यानी आप भूमध्य रेखा पे कभी नहीं पाएंगे कि चक्रवात होता है। चलिए इसको अलग तरीके से हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो ये कुछ हमने आपको बताया है कि चक्रवात के कुछ कारण क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया ये कुछ कारण मिलकर चक्रवात के निर्माण और उसकी तीव्रता को प्रभावित करते हैं। चक्रवात का अध्ययन और भविष्यवाणी करने के लिए वैज्ञानिक इन कारणों का विश्लेषण करते हैं और उपकरणों और मॉडलों का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम एक चीज समझते हैं कि चक्रवात के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। यहाँ पर हम उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। पहले हम समझते हैं चक्रवात के सकारात्मक प्रभाव। इसमें सबसे पहला आता है कि ऐसा नहीं है कि चक्रवात आ गया तो केवल नुकसान ही नुकसान होता है।
इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। सकारात्मक प्रभाव को हम पहले चर्चा करेंगे, जिसमें पहला नंबर आता है जल भंडारण और जल आपूर्ति। चक्रवात के कारण भारी वर्षा होती है जो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल आपूर्ति को बढ़ाता है और जलाशयों को भर देता है। उदाहरण के लिए भारत के कुछ हिस्सों में चक्रवात के बाद जल स्तर में वृद्धि देखी जाती है और कृषि और पेयजल के लिए, और यह चक्रवात कई बार कृषि और पेयजल के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित भी हो जाते हैं। अगला, मृदा की उर्वरता, मतलब इसका मतलब है चक्रवात के साथ आने वाली बारिश में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने वाले कई सारे पोषक तत्व होते हैं। यह मिट्टी में नमी बनाए रखता है और फसलों के लिए उपयुक्त वातावरण भी प्रदान करता है। अगला, पर्यावरणीय संतुलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पर्यावरणीय संतुलन यानी चक्रवात समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। वे महासागरों की सतह की गर्मी को भी कम करने में मदद करते हैं, जिससे समुद्री जीवन के लिए अनुकूल स्थिति बनी रहती है। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट डिस्कशन किया कि चक्रवात के सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। चलिए अब हम समझते हैं चक्रवात के नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। हमारे इस विश्लेषण में चक्रवात के नकारात्मक प्रभाव के अंदर पहला पॉइंट है जन और धन की हानि, यानी चक्रवात के कारण भारी तबाही हो सकती है। तेज हवाएं और भारी वर्षा इमारतों, घरों और बुनियादों ढांचों को नष्ट कर सकती है। इसके अलावा बाढ़ और जलभराव से जनजीवन प्रभावित हो जाता है। तो ये हमारा दूसरा उदाहरण के, चलिए हम इसमें कुछ एक उदाहरण दे देते हैं आपको। उदाहरण के लिए सन 2020 में आए अम्फान चक्रवात ने भारत और बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई थी, जिसमें लाखों लोग बेघर हुए और अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ। अगले नकारात्मक प्रभाव की तरफ हम जब बात करें तो कृषि पर प्रभाव। चक्रवात के कारण खेतों में बाढ़ आ सकता है और फसलों को नुकसान हो सकता है। यह कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है और किसानों के लिए आर्थिक समस्याएं भी खड़ी कर सकता है। जैसे सन 2018 में तितली चक्रवात ने उड़ीसा में कृषि क्षेत्र में काफी नुकसान किया था, जिससे वहां के किसानों को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान का सामना देखने को मिला था। अगला है, अगले नकारात्मक प्रभाव में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। चक्रवात के बाद जल जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे डेंगू, मलेरिया, हैजा इत्यादि। इसके अलावा साफ पानी और स्वच्छ पानी की भी कमी के कारण स्वास्थ्य समस्या बढ़ जाती है। अगला नकारात्मक प्रभाव परिवहन और संचार बाधित। चक्रवात से सड़कें, रेल मार्गों और हवाई अड्डों को नुकसान हो जाता है, जिससे परिवहन और संचार प्रभावित होते हैं। इससे राहत कार्यों में भी कई बार कठिनाइयां देखने को मिलती हैं। तो ये हमने कुछ पॉइंट नकारात्मक प्रभाव की तरफ और सकारात्मक प्रभाव की तरफ हमने जाना। आइए इन प्रभावों को ध्यान रखते हुए चक्रवात से बचाव के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए समय समय पर चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि जब कभी चक्रवात आता है तो क्या सरकार द्वारा एडवाइजरी या सरकार द्वारा अभी तक क्या क्या प्रबंध किए गए हैं। आइए उसको विस्तार से समझते हैं। चलिए तो अब हम जानते हैं भारत सरकार ने चक्रवात से बचाव और उनके होने वाले नुकसान को कम करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे
पहला क्या है, चक्रवात चेतावनी प्रणाली। भारतीय मौसम वैज्ञानिक यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक प्रभावी चक्रवात चेतावनी प्रणाली स्थापित की है जो समुद्र और तटीय क्षेत्रों के लोगों को समय पर सूचना प्रदान करती है। यह प्रणाली रडार, सैटेलाइट और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके चक्रवात की गति, दिशा और तीव्रता का पूर्व अनुमान करती है। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर चक्रवात प्रबंधन के लिए विस्तृत योजना तैयार करता है। इसमें बचाव और राहत कार्यों के लिए तत्काल प्रक्रिया दल, आपातकालीन संचालन केंद्र और संसाधनों की। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर चक्रवात प्रबंधन के लिए विस्तृत योजना तैयार करता है। इसमें बचाव और राहत कार्यों के लिए तत्काल प्रक्रिया दल, आपातकालीन संचालन केंद्र और संसाधनों की पूर्व तैयारी शामिल होती है। अगला है बुनियादी ढांचा सुदृढ़ीकरण यानी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना, जिससे मजबूत आश्रय स्थल, साइक्लोन रेजिस्टेंस हाउस और तटीय प्रबंधों का निर्माण शामिल है। तो यहाँ हमने सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न कदमों को डिस्कस किया और छोटी चीजें और सरकार के माध्यम से किया जाता है, जैसे जागरूकता और प्रशिक्षण। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हम जागरूकता और थोड़ी सी प्रशिक्षण भी भारत सरकार द्वारा दी जाती है, ताकि समय समय पर उन्हें अपने बचाव और उन्हें अपने द्वारा लिए गए निर्णयों में ज़्यादा से ज़्यादा बचने की संभावना हो। तो चलिए यहाँ पर हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। आशा है कि आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिएगा। यहाँ मेरा केवल आपको एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन